अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर समीर वी कामत सर के द्वारा एमका प्रोग्राम को लेकर शेयर किए गए करंट स्टेटस के बारे में। हम सब एमका प्रोग्राम को काफ़ी गंभीरता के साथ ट्रैक कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि हमारे जो दुश्मन देश है वो लगातार अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की ताकत को बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद से एमका को लेकर के हमारी जिज्ञासा बढ़ना स्वाभाविक है। तो इसी बीच डॉक्टर समीर बी कामत सर, जो कि चेयरमैन है डीआरडीओ के, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि एमका प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट है वो लगातार हो रहा है। और करंट स्टेटस की बात करते हुए उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो स्टेल्थ शेपिंग का क्रूशियल प्रोसेस है अब ये पूरा हो चुका है। जी हाँ, एमका की जो स्टेल्थ शेपिंग है ये फाइनलाइज हो चुकी है। डॉक्टर कामत सर ने इस पर और टिप्पणी देते हुए ये कहा कि जो इम्पोर्टेंस होती है स्टेल्थ शेपिंग की, लो रडार क्रॉस सेक्शन को अचीव करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और ये एयरक्राफ्ट की जो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक है इसको डिफाइन करती है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि फाइटर जेट की जो 70% स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी ये शेपिंग के थ्रू प्राप्त की जाएगी, और रिमेनिंग 30% जो स्टेल्थ है वो स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स की सहायता से प्राप्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एमका में हमें दोनों प्रकार से जो स्टेल्थ है वो देखने को मिलेगा। अब सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि एमका के स्टेल्थ प्रॉपर्टीज को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए डीआरडीओ लगातार अलग अलग प्रकार के जो एडवांस मटेरियल है उन पर रिसर्च कर रहा है, उनको विकसित कर रहा है, और इसमें रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल शामिल है जो कि रेडार क्रॉस सेक्शन को या रेडार सिग्नेचर को काफ़ी मिनिमाइज करेंगे। और इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड रिडक्शन मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो कि हीट एमिशन को मैनेज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय हम ऐसे रेडार एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर को के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि एमका के स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सके। और डॉक्टर समीर बी कामत सर ने इस चीज़ को लेकर के इंश्योर किया है कि जो मटेरियल्स हैं इनके क्षेत्र में भी डेवलपमेंट रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और टेस्टिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है वो तैयार है, और इसके सहायता से एमका प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किए जाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि जिस लो रडार क्रॉस सेक्शन की बात हम कर रहे हैं उसको हम प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और एमका अपने कैटेगरी के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाएगा। इसके पहले परसों एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर डीआरडीओ के द्वारा ये कहा गया था कि एमका का जो प्रोडक्शन मॉडल है वो आपको 2032 से 33 के बीच में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 2032 से इसका जो सीरियल प्रोडक्शन है ये शुरू हो सकता है, और तकरीबन 200 की संख्या में ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। आपको बताते चलें, इससे पहले एक बड़ी अपडेट हमें साफ देखने को मिली थी मई के महीने में, जब 11 मई 2024 को एक रिपोर्ट सामने आई थी जब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया अल्ट्रा वाइड बैंड रेडार एब्जॉर्बिंग स्किन जो है इसके इंटीग्रेशन की बात सामने आई थी। ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो ये प्रॉमिस करती है कि एमका की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है इनको ये काफ़ी इन्हेंस करेगी, और इसे एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्टेब्लिश करने में सहायता भी करेगी। अगर हम यूएलबी आरएएस की बात करें तो ये स्पेशली डिज़ाइन मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और ये आजकल के मॉडर्न रेडार के द्वारा जो फ्रिक्वेंसीज एमिट की जाती है उनको भी एब्जॉर्ब करने में पूर्णतया कैपेबल होते हैं। और उसकी वजह से जो हमारे एमका फाइटर जेट होंगे इनको एक बड़ा एडवांटेज होगा, और ये आसानी से एनिमी के रेडार सिस्टम में डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। दरअसल ये जो यूएलबी आरएएस होते हैं ये रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो रिफ्लेक्शन होता है एयरक्राफ्ट के द्वारा जनरेट हुआ उसको भी मिनिमाइज करने का काम करते हैं, और इसके वजह से एनिमी रेडार्स के लिए एमका को डिटेक्ट कर पाना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, और एमका आसानी के साथ एनिमी के ऊपर सरप्राइज अटैक को लॉन्च कर सकेगा और उनके एयर स्पेस को पेनिट्रेट भी कर सकेगा, और डीप स्ट्राइक जो मिशंस हैं इनको पूरा करने में पूर्णतया कैपेबल होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो रिड्यूस रेडार सिग्नेचर होते हैं इसकी वजह से एयरक्राफ्ट की जो सर्वाइबिलिटी है बैटलफील्ड में ये ज़्यादा बढ़ जाती है, और जाहिर सी बात है जब एयरक्राफ्ट की सर्वाइबिलिटी बैटलफील्ड में बढ़ेगी तो सीधा मतलब ये है कि पायलट की भी सर्वाइबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब तक ये एडवांस एयरक्राफ्ट डिटेक्ट किए जाते हैं रेडार में तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये ऑलरेडी अपने जो वेपन्स हैं इनको लॉन्च कर चुके होते, जिसके बाद से उन्हें काउंटर कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो यूएलबी आरएएस है जो विकसित किया गया है बेसिकली ये न सिर्फ एमका में इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि आने वाले भविष्य में जो दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट है इनके भी रेडार सेक्शन को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
और अगर हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो ऑलरेडी इस प्रोग्राम को जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इससे जो अप्रूवल है वो मिल चुका है और ये अप्रूवल मिला था 7 मार्च 2024 को, जहां पर एएनआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि अब युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया जाएगा। और आपको डिफेंस एक्सपो 2022 में एमका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ए.के. घोष सर के उस स्टेटमेंट की अगर हम याद दिलाएं तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो उसके 3 वर्षों में इसका जो प्रोटोटाइप है इसका रोल आउट देखने को आपको मिल जाएगा और उसके 1 वर्ष के अंदर ही आपको जो फर्स्ट फ्लाइट है एमका की वो भी देखने को मिल जाएगी। एमका की तकरीबन इनिशियली 7 स्क्वाड्रन खरीदी जाएंगी, जिनमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 होंगी और बाकी की 5 स्क्वाड्रन एमका मार्क 2 की होने वाली हैं। अब यहाँ पर 5 अलग अलग जो प्रोटोटाइप्स हैं इनका डेवलपमेंट किया जाना है। जी हाँ, एमका के 5 प्रोटोटाइप्स आपको देखने को मिलेंगे और इनके लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया गया है। हालांकि जब ये प्रोडक्शन स्टेज में आएंगे, इनका फुल फ्लेज प्रोडक्शन शुरू होगा तो ये कॉस्ट और भी कम हो जाएगी और ये तकरीबन 50 से 60% तक सस्ते हो जाएंगे अगर आप इन्हें इम्पोर्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट इन्हीं कैटेगरी के जो होते हैं उनसे कंपेयर करें। यानी आप अगर किसी इम्पोर्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट से एमका के प्राइस को तब कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको 50 से 60% तक की जो कमी है वो देखने को मिलेगी। एमका का जो प्रोटोटाइप है इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात करी कि तकरीबन 4 वर्षों में अपनी उड़ान को पूरा कर लेगा, लेकिन अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसको आने में भारतीय वायुसेना की सर्विस में तकरीबन 10 वर्षों का समय लगने वाला है और एक अनुमान के हिसाब से 2032 से 33 तक इसका जो प्रोडक्शन है ये शुरू कर लिया जाएगा। एमका मार्क 1 को पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एमका मार्क 2 की टाइमलाइन इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे पास 110 न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन कब तक उपलब्ध हो जाता है। अगर हम बेसिक फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एमका की जो ओवरऑल लेंथ है ये 17.6 मीटर्स की होने वाली है। इसका विंग स्पैन 11.13 मीटर्स का होने वाला है। वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये 25,000 किलोग्राम होगा और इसकी जो मैक्सिमम वेपन पेलोड कैपेसिटी होगी ये 6500 किलोग्राम की होने वाली है। हालांकि ये जो पेलोड कैपेसिटी है ये डिपेंड करेगी कि एमका का इस्तेमाल हम स्टेल्थ मोड में कर रहे हैं या नॉन स्टेल्थ मोड में कर रहे हैं। अगर हम नॉन स्टेल्थ मोड की बात करें तो इसमें आपको 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6500 किलोग्राम तक के वेपन पेलोड को कैरी कर सकेगा। वहीं स्टेल्थ मोड में ये अपने वेपन्स को जो इंटरनल वेपन बे होती हैं वहां पर कैरी करने में सक्षम होगा और इसके चलते जो इंटरनल वेपन बे की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो उसकी पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम की होगी, जहां पर ये 4 मिसाइल्स को कैरी करेगा। एमका के स्ट्राइक पैकेज पर नजर डालें तो इसमें आपको अस्त्र BVR मिसाइल देखने को मिलेंगी, तारा बॉम्ब्स देखने को मिलेंगे, रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जेडैम्स देखने को मिलेंगे, डीआरडीओ शॉ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फ्यूल कैपेसिटी की तो एमका की जो फ्यूल कैपेसिटी है ये 6500 किलोग्राम की देखने को मिलेगी, जो कि एलसीए की तुलना में तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है। और अगर आप इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं तो ये आपको तकरीबन 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की देखने को मिलेगी। वहीं इसकी जो सर्विस सीलिंग है ये 20 किलोमीटर की होने वाली है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर की होगी। यानी एमका पूरी तरीके से एक कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा और भारतीय वायुसेना को अभी इसका इंतजार है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।